मैं मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। भाई छोटा था और मैं बड़ी थी। घर की जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर थी। मैं जॉब करती थी। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन किसी कारण बस मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया। बस सब कुछ भूलकर पूरा ध्यान अपनी जॉब पर लगा रही थी। एक दिन मुझे अपने बॉस के यहाँ शादी में जाना था, लेकिन जब मैं शादी में जाने के लिए निकल ही रही थी कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे पापा को प्रकृति के ऑफिस का आज पहला दिन था। उसने पिछले 4 सालों में न जाने कितने ही ऑफिस बदले थे। उसे कहीं ऑफिस जमता ही नहीं था। पिछली जॉब छोड़ने की बात उसने घर पर नहीं बताई थी, क्योंकि उसे पता था अगर घर पर बताएगी तो घर वाले उसे खूब सुनाएंगे। प्रकृति रोज की तरह घर से निकलती और ऑफिस जाती थी, और जब उसे ऑफिस नहीं जमा और अब ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तब उसने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। खुद की शादी का बहाना बनाकर उसने ऑफिस में राजीनामा दे दिया। पर उसे अब ये चिंता थी कि वो उसके बाद क्या करेगी, क्योंकि घर पर बताया तो घर वाले उसे फिर से चिल्लाएंगे। जैसे तैसे उसने 1 महीने का नोटिस पीरियड खत्म किया और ऑफिस से निकल गई। 2-3 दिन तो उसने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर प्रकृति घर पर ही रुकी। पर कब तक घर पर रुकती, इसीलिए उसके बाद वो टिफिन और बैग लेकर घर से निकल गई। कभी यहाँ घूमती, कभी वहाँ, तो कभी इंटरव्यू के लिए जाती। जहाँ भी उसे पता चलता, ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया और उसके पिताजी को कुछ जरूरी काम से गांव जाना था, तो प्रकृति भी अपने पिता अजय सिंह के साथ चल दी। उसकी बड़ी बहन निशा को उस पर शक हुआ था कि कहीं उसने जॉब तो नहीं छोड़ दी। गांव में 1 महीने कैसे बीत गए, प्रकृति को उसका तो पता नहीं चला। पर वापस अपने घर आने के बाद अब वो क्या करे, कहाँ जाए और घर पर क्या बताए, ये सब सोचते सोचते उसने 2 से 3 दिन घर पर ही बिताए। बच्चे तब तक झूठ नहीं बोलते अपने माता पिता से जब वो गलत रास्ते पर होते हैं। बच्चे तब झूठ बोलते हैं जब माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझते हैं। यही हाल था प्रकृति का। उसके घर वाले कभी उसे समझ नहीं पाए। हमेशा उसकी हर गलती पर उसे चिल्लाते थे। उसके ऑफिस से देर से आने पर उसे गुस्सा करते थे। जॉब न होने पर उसे हमेशा जताते कि उसके पास जॉब नहीं है। खैर, आज प्रकृति के पास जॉब है और सैलरी भी थोड़ी अच्छी है। पर वो कहते हैं ना, सब कुछ कभी अच्छा नहीं होता है। प्रकृति के साथ हमेशा ही ऐसा होता है। वो पहले जहाँ जॉब करती थी वहाँ सैलरी अच्छी नहीं थी, पर वो समय पर घर आ जाया करती थी। तब उसकी माँ सुनीता जी उसे हमेशा कहती थी कि कहीं और जॉब देख, इतने में कब तक करेगी। उनके ये बोलते बोलते प्रकृति की वो जॉब छूट गई। उसके बाद उसने जहाँ भी जॉब किया, ना तो सैलरी ठीक मिली और न ही काम, तो इसीलिए वो थोड़े थोड़े समय में जॉब बदलती रहती थी और उसके घर वाले उस पर चिढ़ते रहते थे। उनका मानना था कि प्रकृति को जॉब करना आता ही नहीं है, इसलिए उसे कहीं काम जम नहीं रहा है। 2 साल बाद प्रकृति को एक ढंग की जॉब मिली है और सैलरी भी ठीक ठाक है। पर अब क्या कहें, प्रकृति के घर वाले उससे फिर भी नाराज हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सब ठीक है तो फिर प्रकृति के घर वालों को क्या समस्या है। अजी अब क्या कहें, कल जहां प्रकृति छोटे ऑफिस में काम करती थी, आज वो बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में गई है, तो सब कुछ ही बदलेगा ना। तो चलिए चलते हैं प्रकृति के नए ऑफिस, जहां उसकी जिंदगी बदलने वाली है। 11 बजे ऑफिस पहुंचकर प्रकृति संदेश सिन्हा से मिली, जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था। गुड मॉर्निंग संदेश सर, प्रकृति ने संदेश सिन्हा के केबिन में दाखिल होते हुए कहा। गुड मॉर्निंग प्रकृति, आओ आओ बैठो। प्रकृति को बैठने को बोलकर मिस्टर सिन्हा ने किसी को फोन मिलाया और उनके फोन रखते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन सर। कम इन। मिस्टर सिन्हा ने दरवाजे पर हुई दस्तक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा। दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा शख्स, जिसे देखकर कोई भी आराम से अंदाजा लगा सकता था कि वो किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता होगा। प्रकृति, ये है करण, और करण, ये है प्रकृति, आपकी नई टीम मेंबर। प्रकृति, आप करण के साथ जाइए, बाकी आपको ये सब बता देंगे। ओके सर। इतना बोलकर प्रकृति उठी और करण के साथ चल दी। करण प्रभात इंटरप्राइजेज में लगभग 3 सालों से था। करण प्रकृति को शिखा के पास ले गया, जो ट्रेनिंग दिया करती थी। शिखा भी लगभग 3 सालों से प्रभात इंटरप्राइजेज में काम कर रही थी और हर नए एम्प्लॉय को शिखा ही ट्रेनिंग दिया करती थी।
शिखा की डेस्क तक जाते जाते करण और प्रकृति की थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी, जैसे वो कहाँ रहती है, पहले कहाँ काम किया, वगैरह वगैरह। शिखा, मीट योर न्यू ट्रेनी प्रकृति सिंह। और प्रकृति, ये हैं आपकी ट्रेनर शिखा शुक्ला। शिखा और प्रकृति की जान पहचान करा करण वहां से चला गया। हाय प्रकृति, कैसे हो आप? शिखा ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, और फिर शुरू हो गई प्रकृति की नई जिंदगी के नए मोड़ की शुरुआत। धीरे धीरे प्रकृति की ट्रेनिंग चलती रही और उसे काम भी समझ में आने लगा। लगभग 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद प्रकृति को उसकी डेस्क मिल गई और उसे अब खुद ही काम करना था। सुबह सुबह प्रकृति जल्दी ऑफिस पहुंच गई थी, क्योंकि उसे अपनी डेस्क सेटअप करनी थी। डेस्क, कंप्यूटर सब अच्छे से सेट करने के बाद प्रकृति ने अपना काम शुरू किया। हर फाइल को देखकर समझ खुद से काम करने के लिए प्रकृति अब तैयार थी। प्रकृति का सारा दिन ऑफिस में ही बीत जाता था और उसे कुछ और करने का मौका ही नहीं मिल पाता था। ऑफिस में पूरा दिन रहने की वजह से ना तो वो फोन इस्तेमाल करती थी और ना ही ये देख पाती थी कि उसे किसी का फोन आया है या नहीं। प्रकृति को पढ़ने और चित्र बनाने का बहुत शौक था, पर अब कुछ नहीं, बस जॉब 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 और बस जॉब, यही चल रहा था प्रकृति की जिंदगी में। प्रकृति की जिंदगी में शायद कुछ और भी चल रहा था। विनय, विनय के साथ रिश्ते में अब कुछ दूरियां आने लगी थीं। दूरियां आना लाजमी था, क्योंकि विनय और प्रकृति के बीच बातें ना के बराबर हो गई थीं। और इसी बीच ही विनय ने प्रकृति को बताया कि उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया था। विनय और प्रकृति 6 सालों से साथ में थे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और इसीलिए जब विनय का रिश्ता कहीं और तय हुआ तो प्रकृति ने उसे बधाई दी और कुछ नहीं कहा। विनय के घर वाले उसकी शादी के लिए उसे पीछे पड़े थे और प्रकृति अभी शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने विनय को खुद कहा कि वो शादी कर ले। प्रकृति की शादी ना करने की दूसरी वजह ये भी थी कि उसकी बड़ी बहन निशा की शादी कुछ ही समय पहले हुई थी और इतनी जल्दी उसके पिता दूसरी शादी का खर्च नहीं उठा सकते थे और विनय के घर वालों को बहुत जल्दी पड़ी थी। रिश्तों में दूरियां अचानक नहीं आनी चाहिए और रिश्ता भी कभी ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए कि जब दोबारा कहीं किसी मोड़ पर वो एक दूसरे के सामने आए तो आंखों में नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। प्रकृति और विनय ने बातचीत कर अपनी अपनी जिंदगी को अपनी अपनी दिशा में मोड़ लिया। जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। यूं ही नहीं, प्रकृति को ये जॉब मिली जहां उसे खाली समय बहुत कम मिल पाता था और यूं ही विनय का रिश्ता भी तय नहीं हुआ। सब किस्मत का खेल है ये। प्रकृति की अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ अच्छी जमने लगी थी। आज प्रकृति जल्दी ऑफिस पहुंच गई, पर उसकी टीम में कोई भी नहीं आया था। क्या बात है, आज मैं सबसे पहले आ गई, प्रकृति खुद से ये बोल ही रही थी। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, नहीं, मैं सबसे पहले आया हूँ जी। प्रकृति पीछे मुड़ी तो देखा करण खड़ा था। ओह हाय, गुड मॉर्निंग करण। गुड मॉर्निंग प्रकृति, आज जल्दी कैसे? हाँ बस ऐसे ही। चलो चाय पीने चल रही हो प्रकृति? हाँ ठीक है चलो। फ्रेश होकर प्रकृति करण के साथ चाय पीने के लिए चली गई। कहते हैं जिंदगी हमेशा सीधी पटरी पर नहीं चलती है। हर थोड़े थोड़े समय पर या किसी न किसी मोड़ पर पटरी बदलती रहती है और ये बदलाव कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी नहीं, पर हमें उस बदलाव को स्वीकार करना ही पड़ता है। प्रकृति की जॉब बदली, उसका 6 साल का रिश्ता खत्म हुआ, पर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, अपने करीबी दोस्त को भी नहीं। वैसे देखा जाए तो उसका कोई करीबी दोस्त था भी नहीं जिससे वो अपने दिल की बातें साझा किया करे। अपने इस दर्द को प्रकृति बस अपनी यात्रा के साथ जीती थी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते समय क्यों उसके लिए यही बस खुद के लिए समय मिलता था। चाय पर चर्चाएं और दोस्ती ना चाहते हुए भी हो ही जाती है। करण और प्रकृति की भी दोस्ती हो ही गई थी, क्योंकि दोनों ही चाय के प्रेमी थे। प्रकृति यार, अच्छा हुआ मुझे तू मिल गई, करण ने प्रकृति से कहा। मैं मिल गई मतलब? अरे मेरा मतलब था कि मुझे कोई तो मिला जो मेरी तरह चाय का दीवाना है, नहीं तो अपनी टीम में सब कॉफी वाले हैं यार। ओह अच्छा, फिर ठीक है, हम तो हैं ही चाय के दीवाने और हमें अपने जोड़ीदार मिल ही जाते हैं। दोनों की बातें करते करते कैंटीन से अपनी डेस्क की तरफ जा ही रहे थे। अचानक ही प्रकृति किसी से टकराई और खुद को संभालते संभालते
वो शख्स प्रकृति के ऊपर गिर पड़ा और दूसरी तरफ उस शख्स का लैपटॉप और प्रकृति का फोन गिर गया। प्रकृति ने आंखें खोली तो पाया कि वो शख्स उसके ऊपर ही था। गुस्से में प्रकृति ने उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और खड़ी हो गई। तुमको दिखाई नहीं देता है? क्या आंखें हैं या बटन है? ऑफिस में पहुंचने के बाद भी ये आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा है। प्रकृति गुस्से में उस शख्स को बोले ही जा रही थी, पर उस शख्स ने एक शब्द तक नहीं कहा। आई एम सॉरी सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, करण ने लैपटॉप उस शख्स को देते हुए कहा। उस शख्स ने प्रकृति से नजरें हटाई और करण की तरफ देखते हुए हामी जरा सी गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रकृति ने करण से कहा, तुमने क्यों उससे सॉरी बोला? गलती उसकी थी ना, खड़ूस कहीं का। एक शब्द तक नहीं फूटा उसके मुंह से। प्रकृति बोल ही रही थी, करण ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, चुप हो जा झांसी की रानी, वो खड़ूस नहीं है, बहुत अच्छे। तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत अच्छे हैं? हाँ बोलो। अरे वो अपने बॉस कार्तिक सिंघानिया हैं, होंगे कहीं के बॉस बॉस। इतना बोलते बोलते प्रकृति रुक गई और करण को देखने लगी। क्या कार्तिक सर बॉस अपने? हाँ कार्तिक सर बॉस। मुंह बंद कर अब, नहीं तो मक्खी चली जाएगी। कार्तिक सर जर्मनी गए थे और आज ही आए हैं, इसीलिए तू शायद उनसे मिली ही नहीं थी और मिलते ही बह मजा आ गया। इतना बोलकर करण हंसने लगा। चुप कर यार, तू तू पहले नहीं बता सकता था कि वो कौन है? बिना मतलब मैंने उन्हें सुना दिया। छोड़ अब चल, वैसे भी कार्तिक सर अच्छे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे तुझे। चल काम करते हैं, नहीं तो पक्का बोलेंगे। बेचारी प्रकृति, उसकी डेस्क भी कार्तिक सर के केबिन के ठीक सामने थी। प्रकृति आकर अपनी डेस्क पर बैठ गई और अपने दाहिनी तरफ के केबिन की तरफ देखा तो डोर पर लिखा था कार्तिक सिंघानिया। उसे देख प्रकृति ने खुद पर गुस्सा करते हुए आंखें बंद कर लीं। आज दोपहर के खाने के बाद लोगों को कुछ मसाला मिला, क्योंकि करण ने सुबह की बात बताई तो सारे ही प्रकृति पर हंस पड़े। वाह प्रकृति, क्या बात है? अभय ने प्रकृति को छेड़ते हुए कहा। अरे मुझे नहीं पता था यार वो कार्तिक सर हैं, नहीं तो मैं उन्हें कुछ भी क्यों बोलती। हाँ बोलो। अच्छा हुआ करण ने कार्तिक सर को सॉरी बोल बात बीच में ही रोक दी, नहीं तो आज प्रकृति प्राकृतिक आपदा कर देती। तुझे कैसे पता अनु? तू तो थी नहीं वहाँ। अरे आज मैं कार्तिक सर के साथ ही आई, मैं रिक्शे का इंतजार कर रही थी और इतने में कार्तिक सर मिल गए तो उनके साथ ही आई। प्रकृति ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी, अपने बॉस को चिल्लाना। नहीं नहीं यार, ये तूने क्या कर दिया? प्रकृति की बच्ची, प्रकृति ने खुद के सिर पर मारते हुए कहा। चलो मैडम, घर नहीं चलना है क्या? श्वेता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ हाँ चलना है ना, बस ये फाइल खत्म कर लूं फिर निकलती हूँ। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है चल बाय। इतना बोल श्वेता निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रकृति ऑफिस से निकली और न जाने किन ख्यालों में गुम वो स्टेशन की तरफ चले जा रही थी। इतने में एक बाइक उसके एकदम पास आकर रुकी। अबे गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? इतना बोल प्रकृति रुक गई, क्योंकि बाइक पर कोई और नहीं बल्कि करण था। माफ कर दो झांसी की रानी, मैं हूँ आपका सहकर्मी करण। तू भी ना यार करण, ऐसा कौन करता है, मैं तो डर ही गई थी। ना ना, तू उल्टा बोल रही थी, तू डरती नहीं है बल्कि लोगों को डराती है। इतना बोल करण हंसने लगा। मैं लोगों को डराती हूँ? रुक अभी बताती हूँ तुझे, तू बाद में बताना। बैठ, तुझे घर छोड़ देता हूँ, उस साइड ही जा रहा हूँ। प्रकृति पहली बार किसी की बाइक पर बैठ रही थी। क्या हुआ, बैठना। अरे मुझे डर लगता है यार, और मैं पहले कभी नहीं बैठी बाइक पर। अरे कुछ नहीं होगा, बैठ, मैं तुझे गिराऊंगा नहीं। प्रकृति पहली बार बाइक पर बैठी थी। मिस झांसी की रानी, तू मुझे पकड़ सकती है। इतना बोल करण ने बाइक शुरू की और प्रकृति ने करण के दोनों कंधों को जोर से पकड़ लिया। वैसे मुझे लगा नहीं था कि झांसी की रानी भी डरती है किसी चीज से। क्यों, तुझे डर नहीं लगता है क्या किसी चीज से? लगता है डर, पर तेरी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है। हंसना बंद कर और बाइक पर ध्यान दे, नहीं तो हम दोनों ही कभी हंसने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है झांसी की रानी जी। करण की बातें सुनकर प्रकृति मन ही मन मुस्कुरा रही थी और आईने में प्रकृति को मुस्कुराते हुए देखकर करण भी मुस्कुरा रहा था। शायद ये पहली बार था जब करण दिल से मुस्कुरा रहा था। उसे तो याद भी नहीं प्रज्ञा के जाने के बाद वो कब हंसा था और विनय के जाने के बाद प्रकृति, करण और प्रकृति दोनों को सुबह की चाय और शाम की चाय के लिए
एक पार्टनर मिल गया था और अब तो दोनों खाने पर भी साथ जाने लगे थे। एक दिन प्रकृति की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए प्रकृति ऑफिस नहीं गई थी। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद करण ने प्रकृति को फोन किया। क्या मेरी झांसी की रानी आज ऑफिस नहीं आई? हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी यार, इसलिए नहीं आई ऑफिस। चल कोई बात नहीं, तू आराम कर। वैसे ऑफिस में कल तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? क्या सरप्राइज है, बताना। कल ऑफिस में तुझे सब पता चल जाएगा, समझी? चल ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। इतना बोलकर करण ने फोन रख दिया ताकि प्रकृति उससे कुछ पूछ ना सके। एक तरफ जहां प्रकृति सोच रही थी कि क्या हुआ है आज ऑफिस में, वहीं दूसरी तरफ करण भी सोच में पड़ गया कि प्रकृति को अच्छा तो लगेगा ना, और अगर नहीं अच्छा लगा तो। अरे यार छोड़ करण, कल पता चल जाएगा कि प्रकृति को वो पसंद आया या नहीं। अगले दिन प्रकृति थोड़ा जल्दी ऑफिस पहुंच गई थी ताकि उसे पता चल सके कि कल ऑफिस में क्या हुआ है। प्रकृति ने आते ही करण की डेस्क पर देखा, पर करण वहां नहीं था। चलो मतलब मैं आज उससे पहले आई हूँ, नहीं तो क्या झांसी की रानी। हाँ, प्रकृति खुद से बातें करती हुई अपने डेस्क पर पहुंची ही थी कि उसे करण की आवाज आई। प्रकृति पीछे मुड़ी तो काले रंग की फुल बाजू की टी शर्ट में करण खड़ा मुस्कुरा रहा था। करण को देख प्रकृति बस उसे देखती ही रह गई। गुड मॉर्निंग प्रकृति जी। हाँ गुड मॉर्निंग करण। तुम कब आए? मैं तो कब से आया हूँ, मुझे थोड़ा काम था इसलिए। पर मैंने तो तुम्हारी डेस्क पर देखा तो बिल्कुल नहीं लगा कि कोई बैठा हुआ है। और तुम कल कुछ कह रहे थे ना, सरप्राइज है, कुछ बोलो ना, क्या है करण? अरे अरे रिलैक्स, बताता हूँ, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। करण के कहे मुताबिक आंखें बंद कर लीं। करण के कहे मुताबिक प्रकृति ने अपनी आंखें बंद की और मुश्किल से 2-4 कदम ही चली थी कि करण ने उसे रुकने को कहा। बस बस यहीं रुक और अब अपनी आंखें खोल। जैसे ही प्रकृति ने आंखें खोली, उसकी आंखें खुशी और आश्चर्य से भर गईं, क्योंकि प्रकृति की जगह बदल गई थी और उसकी डेस्क पर उसका नाम लिखा हुआ था और ठीक उसके बाजू वाली डेस्क अब करण की थी। ये सब कब हुआ? कल ही हुआ। सबकी डेस्क बदल गई और तू नहीं आई थी ना कल, इसलिए तुझे नहीं पता। तो बता अब कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा है। एक मिनट, ये तूने तो नहीं किया है, फिर तेरा सरप्राइज कैसे हुआ? तूने तो बस मुझे बताया है ना। अरे हाँ, मेरा मतलब नहीं। अरे मैं मजाक कर रही थी यार। चलो इसी खुशी में चाय पीने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, ये भी कोई पूछने की बात है। एक तरफ जहाँ प्रकृति और करण डेस्क बाजू बाजू में हुई थी, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के डेस्क के ठीक सामने कार्तिक सिंघानिया का केबिन था। और केबिन के अंदर से बाहर का सब कुछ दिखता था, पर बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं। करण प्रकृति को बहुत पसंद करता था, हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता था, जिसे देख प्रकृति भी खुश हो जाती थी। कहीं न कहीं प्रकृति भी करण को पसंद करने लगी थी, पर वो ये बात खुद भी नहीं मान रही थी कि वो करण को पसंद करने लगी है। एक दिन दोपहर के खाने के बाद सब अलसाए हुए काम में खोए हुए थे कि ऑफिस के ग्रुप में आए एक मैसेज ने सबकी नींद एक पल में गायब कर दी। शिखा, ग्रुप का मैसेज देखा? प्रगति ने शिखा को हिलाते हुए कहा। नहीं यार, क्या है, तू ही बोल, मैंने फोन चार्ज पर रखा है। अरे तू ग्रुप का मैसेज तो पढ़, तेरी नींद अपने आप ही गायब हो जाएगी। क्या है शिखा, तू ही बता दे। अब मैं फोन उठाऊं, उसे चार्ज में से निकालूं और फिर उसे चालू करूं? ना ही मांझी चुकी झाली, तू रहन दे, तू झोप। प्रकृति ग्रुप चा मैसेज बगी तला का। नहीं यार रुक, देखती हूँ। करण ये देख, प्रकृति ने ग्रुप का मैसेज पढ़ने के बाद करण को मैसेज दिखाते हुए कहा। क्या सच में ये सब कब हुआ? और दिखा तो मैसेज किसने किया है? ग्रुप में मैसेज कार्तिक सिंघानिया की सेक्रेटरी मल्लिका ने किया था। इसी महीने की 25 तारीख को कार्तिक सिंघानिया और नताशा चोपड़ा की शादी है। बेचारी नताशा, उसके तो कर्म ही फूटे जो ऐसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। न जाने क्या मजबूरी रही होगी उसके। देवा रे देवा, क्या यार प्रकृति, तू भी ना। अरे नताशा मैम बहुत अच्छी हैं और उनकी लव मैरिज है। 2 महीने पहले दोनों की सगाई हुई है। क्या लव मैरिज? क्या दिखा नताशा को इस खड़ूस में? करण और प्रकृति बात ही कर रहे थे कि कार्तिक सिंघानिया की सेक्रेटरी ने सभी को मीटिंग रूम में चलने को कहा। न जाने क्या हुआ है, यूं अचानक मीटिंग। सभी बातें करते करते सभी मीटिंग रूम में जा पहुंचे। मल्लिका मैम, यूं अचानक मीटिंग, समथिंग सीरियस? अखिल ने मल्लिका से पूछा। अखिल कुछ समय पहले
पूरी टीम हैंडल किया करता था, पर कुछ कारणों से उसने टीम हैंडल करना छोड़ दिया। तब से कोई भी अब टीम हैंडल करने के लिए आगे नहीं आया। नो अखिल, इतना सीरियस नहीं है। बाकी कार्तिक सर के आने के बाद पता चल जाएगा। तकरीबन 5 मिनट बाद मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और काले रंग के सूट में आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए कार्तिक सिंघानिया मीटिंग रूम में दाखिल हुआ और कार्तिक को देखते ही सब शांत हो गए। कार्तिक के मीटिंग रूम में आते ही सब खड़े हुए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गाइस, प्लीज सीट। और कार्तिक सिंघानिया ने अपना चश्मा उतारा। प्रकृति आज पहली बार कार्तिक को बिना चश्मे के देख रही थी। कार्तिक की भूरी भूरी आंखें जैसे कोई गहरा तालाब हो जिसे कोई एक बार देखे तो डूब ही जाए। प्रकृति भी आज कार्तिक की आंखों को देखते देखते बस डूब ही गई थी। न जाने प्रकृति को आज क्या हुआ था जो कार्तिक को देखते ही रह गई। प्रकृति को आज कार्तिक को देखकर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, वो तो बस कार्तिक की आंखों में डूब गई थी। प्रकृति कार्तिक के दाहिनी तरफ ही बैठी। उसे जरा भी होश नहीं था कि कार्तिक मीटिंग में क्या बोल रहा है। तालियों के शोर से प्रकृति का ध्यान टूटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। आई होप नेक्स्ट मंथ भी हम ऐसे ही काम करेंगे और जल्दी ही हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। सो ऑल द बेस्ट एंड कैरी ऑन योर वर्क। सभी अपनी जगह से उठे। प्रकृति भी जैसे उठने को हुई कि उसका दुपट्टा नीचे फंस गया और दुपट्टे के साथ साथ उसकी एक बांह थोड़ी सी फट गई। प्रकृति की ये हालत देख शिखा तुरंत उसके पास आई और उसका दुपट्टा ठीक करने लगी। एक पल को तो प्रकृति सहम गई, पर अगले ही पल उसने गौर किया तो पाया कि उसका दुपट्टा किसी कील में नहीं बल्कि कार्तिक सिंघानिया के पैरों के नीचे था। कार्तिक को जरा भी एहसास नहीं था कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ है। वो तो अपने लैपटॉप में घुसा था। गुस्से भरी आवाज में प्रकृति ने कहा, कार्तिक सर प्लीज अपना पैर हटाइए। कार्तिक इतना व्यस्त था अपने लैपटॉप में कि उसे प्रकृति की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ी। कार्तिक के ना सुनने पर प्रकृति ने डेस्क पर जोर से हाथ मारते हुए, कार्तिक सर अपना पैर हटाइए। कार्तिक ने नजरें उठाकर देखा तो पाया कि प्रकृति की आंखों में आंसू और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता कि क्या हुआ? और मैंने आपसे क्या कहा? लिसन, साफ साफ कहो क्या बात है। प्रकृति ने अपनी फटी हुई बाजू दिखाते हुए नीचे की तरफ इशारा किया जहां कार्तिक के जूते के नीचे प्रकृति का दुपट्टा दबा हुआ था। ओह आई एम सो सॉरी। इतना बोल कार्तिक ने अपना पैर प्रकृति के दुपट्टे से हटाया और किसी को फोन लगाने लगा। बस सॉरी सर, आपको इतना ही कहना है तो बोलो मुझे क्या कहना चाहिए और टेल मी। मौके की नचाकत देखते हुए शिखा प्रकृति को केबिन के बाहर बॉस रूम में ले आई। प्रकृति देख, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ और मुझे पता है कार्तिक सर ने जानबूझकर नहीं किया होगा और मैं सर की साइड नहीं ले रही हूँ। पर शिखा, देखा तूने, उन्होंने ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ सबके सामने मेरे कपड़े और वो ऐसा बोल रहे हैं। शिखा और प्रकृति बात ही कर रहे थे कि इतने में प्रगति बॉस रूम में दाखिल हुई। प्रकृति तू ठीक है ना? प्रकृति ने बस हाँ में सिर हिलाया। प्रकृति ये ले और जा कपड़े बदल ले। ये क्या है? किसने दिया है? मल्लिका मैम ने मुझे दिया है प्रकृति को देने के लिए। देखा प्रकृति, तू बोल रही थी कि कार्तिक सर को कोई फर्क नहीं पड़ा। शिखा ने कपड़े प्रकृति को देते हुए कहा, पर ये तो मल्लिका मैम ने दिया है तो तू। प्रकृति बोल ही रही थी कि प्रगति ने बीच में ही कहा, कार्तिक सर ने ही मल्लिका मैम से कहा था। अच्छा, अब सब छोड़ और चेंज करके बाहर चल, चाय पीने जाना है। यार सर दर्द कर रहा है बहुत। प्रकृति जो अभी तक कार्तिक को इतना बुरा समझ रही थी, उसे लग रहा था कि कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी गलत थी मैं। प्रकृति ने शिखा के हाथ से कपड़े लिए और चेंज करने के लिए अंदर चली गई। शिखा तू रुक, मैं जाती हूँ, तो प्रकृति के साथ ही आना। इतना बोल प्रगति बॉस रूम से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रकृति चेंज करके बाहर आई। चलो शिखा चलते हैं। शिखा ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे प्रकृति को देखकर। प्रकृति ये, हाँ ये ठीक है, चलो बाहर काम नहीं करना है क्या आज? और चाय भी तो पीने जाना है तो चलो। प्रकृति और शिखा बॉस रूम से बाहर आ अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गई। प्रकृति को देख शिखा इसीलिए थोड़ी अचंभित रह गई थी क्योंकि उसने कार्तिक सिंघानिया की दी हुई ड्रेस नहीं पहनी थी। प्रकृति ने अपने कपड़े नहीं बदले,
उसने उसी फटे हुए कपड़े को पिन लगाकर पहन रखा। प्रकृति डेस्क पर आकर जैसे ही बैठी ही थी कि प्रगति ने उससे कहा, ये क्या प्रकृति, तूने अभी तक यही पहना है और जो मैंने तुझे दिया था वो ड्रेस कहाँ है? नहीं प्रगति, मैं इसी कपड़े में ठीक हूँ। जिसे लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता है उसके लाए हुए कपड़े मैं नहीं ले सकती हूँ, सॉरी। इतना बोल प्रकृति अपना काम करने लगी। ऑफिस में सभी को लग रहा था कि प्रकृति में कितना घमंड है कि कार्तिक के कपड़े देने के बावजूद भी उसी फटे हुए कपड़े में है। एक तरफ जहाँ पूरा ऑफिस प्रकृति के बारे में ये राय बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ करण को इस बात का बुरा लग रहा था। लोग प्रकृति के बारे में क्या बोले जा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। करण डेस्क पर आया तो देखा कि प्रकृति काम कर रही है। अपनी डेस्क पर बैठते ही करण प्रकृति की तरफ मुड़ा। प्रकृति, तुम ठीक हो? हाँ करण, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? प्रकृति ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। प्रकृति की आंखों में गुस्सा और दर्द करण को अभी भी दिखाई दे रहा था। हाँ बोल, करण ने प्रकृति का हाथ पर अपना हाथ रखा और मुंह नीचे कर लिया। करण का स्पर्श पाते ही प्रकृति की आंखों से आंसू निकल पड़े और ये सब कार्तिक सिंघानिया अपने केबिन में बैठे बैठे देख रहा था। अच्छा, तो यहाँ काम के साथ साथ हमदर्दी भी दी जाती है। क्या बात है मिस प्रकृति सिंह, बहुत खूब। आज तक किसी ने मेरी बात नहीं टाली और तुमने तो मेरे मुंह पर जैसे तमाचा ही मार दिया है। वेल डन प्रकृति सिंह। इतना बोल कार्तिक अकेले ही केबिन में तालियां बजा बजा कर हंस रहा था। मैं ठीक हूँ करण, मुझे बहुत काम है, प्लीज। हाँ सॉरी। इतना बोलकर करण वॉशरूम चला गया और प्रकृति उसे जाते हुए देख रही थी। और प्रकृति को कार्तिक सिंघानिया दूसरे दिन ऑफिस आते आते प्रकृति को थोड़ी देर हो गई थी। ऑफिस के गेट पर पहुंचते पहुंचते प्रकृति किसी से टकरा गई और प्रकृति गिरने ही वाली थी कि उस शख्स ने उसे पकड़ लिया। प्रकृति ने आंखें खोली तो देखा कि वो किसी से नहीं बल्कि कार्तिक सिंघानिया से ही टकराई है, जिसने उसे पकड़ रखा है। जहाँ तक मुझे याद है तुम कभी किसी की हेल्प नहीं लेती हो ना मिस, जो भी तुम्हारा नाम है। नहीं कार्तिक सर, मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूं या नहीं, बोलो। हाँ, आपकी हेल्प से बेहतर मैं गिरना पसंद करूंगी। प्रकृति ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, कार्तिक ने उसका हाथ छोड़ दिया और प्रकृति जमीन पर ही गिर गई। प्रकृति का हाथ छोड़ कार्तिक वहां से चला गया और प्रकृति उसे जाते हुए गुस्से में आग बबूला हो रही है। मैडम आइए, करण ने प्रकृति को हाथ देते हुए कहा। प्रकृति करण का हाथ पकड़कर उठ तो गई थी पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि गिरने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी। करण प्रकृति को सहारा देकर डेस्क तक ले गया और मेडिकल रूम से फोन करके मेडिकल किट मंगवाई। स्प्रे कर करण ने गर्म पट्टी प्रकृति के पैरों में बांध दी। देखो, अगर तुम्हें ज्यादा दर्द लगे तो तुम घर चली जाना, ठीक है? हाँ सर जी, प्रकृति ने अच्छे से बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। झांसी की रानी छोटी सी बच्ची भी है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। इतना बोल दोनों हंसने लगे और उन्हें देख कार्तिक भी तीखी हंसी हंस रहा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि करण की जगह बदल दी गई है। जगह के साथ साथ डिपार्टमेंट भी बदल दिया गया है। अचानक हुए इस बदलाव से सभी हैरान थे कि क्या हुआ है। थोड़ी देर तक तो प्रकृति भी हैरान थी पर उसे जल्दी ही सब समझ आ गया था कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। मिस्टर कार्तिक सिंघानिया वेरी स्मार्ट, तुम मुझे तो चुप करा नहीं पाए, इसीलिए करण को ही मुझसे दूर करने का प्लान किया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे प्रकृति और कार्तिक के बीच कुछ न कुछ अनबन होती ही रही। करण ने प्रभात इंटरप्राइजेस में आज 3 साल पूरे किए थे। प्रकृति अपने काम में ही मग्न थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। प्रकृति जैसे ही पीछे मुड़ी तो बस देखती ही रह गई क्योंकि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि करण खड़ा था। आज पहली बार प्रकृति करण को फॉर्मल में देख रही थी। भूरे रंग की शर्ट में करण को देख प्रकृति बस देखती ही रह गई। उसका दिल आज कुछ अलग ही शोर कर रहा था। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, आज प्रकृति ने उसमें खोए खोए ही कहा। क्या सच में? मुझे तो लगा कि मैं अच्छा ही नहीं लग रहा हूँ। करण की बात सुन प्रकृति जैसे होश में आई और शर्म से अपनी आंखें नीची कर ली। प्रकृति को ये एहसास हो गया था कि उसने कुछ अजीब किया है। करण प्रकृति के बगल की कुर्सी पर बैठ गया। सच कहा तूने, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? हाँ बोला तो मैंने, कितनी बार तारीफ सुनना है तुझे, तेरे मुंह से जितनी बार भी सुनूं कम ही है। करण की बात सुन प्रकृति
मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे मिस्टर करण सिंह? मैं कुछ नहीं कह रहा था, कह तो आप रही थी मिस प्रकृति सिंह, अपने मुंह से मेरी तारीफ। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि कार्तिक सिंघानिया की तेज तर्रार आवाज से दोनों का ध्यान टूटा। कॉन्ग्रेचुलेशन करण फॉर कंप्लीटिंग 3 ईयर इन आवर ग्रुप। थैंक यू सो मच सर, करण ने कार्तिक से हाथ मिलाते हुए कहा और कार्तिक ने करण को अपने साथ चलने को कहा। प्रकृति को बाय बोलकर करण कार्तिक के साथ चल दिया। करण को 3 साल पूरे होने की खुशी में उसे टाई और अचीवमेंट सर्टिफिकेट और कुछ उपहार दिए गए। कुछ दिनों बाद आज वो दिन आ गया जिस दिन कार्तिक सिंघानिया और नताशा की शादी होनी थी। सभी अपने बॉस की शादी में जाने के लिए अपनी ही तैयारी में लगे थे। प्रकृति मुंह बनाए हुए सभी के उत्साह को देख रही थी। प्रकृति तू क्या पहन रही है? शिखा और प्रगति दोनों ने साथ में कहा और हंसने लगी। मैं पता नहीं, सोचा नहीं है, पहन लूंगी कुछ, उसमें क्या है। अरे कार्तिक सर की शादी है, कुछ भी क्या पहन लेगी, अच्छा सा ही कुछ पहनना पड़ेगा। और सुन, तू ना मेरे साथ शॉपिंग पर चल, शिखा की सगाई के लिए भी साथ में शॉपिंग कर लेंगे। क्या सच में? डेट कब फाइनल हुआ? शिखा तुमने बताया ही नहीं। कल ही डेट फाइनल किया है, अगले महीने की 16 को ही है। मैं तो कहती हूँ प्रकृति कार्तिक सर की शादी में मस्त तैयार होकर जाते हैं, क्या पता तुझे और मुझे कोई प्रिंस चमिल मिल जाए। क्या प्रगति तू भी ना कुछ भी बोलती है? प्रकृति ने प्रगति को हाथ पर मारते हुए कहा। क्या प्रगति तू भी कुछ भी बोलती है? प्रकृति को प्रिंस चार्मिंग की क्या जरूरत है? शिखा के ये बोलते ही प्रगति और प्रकृति दोनों उसकी तरफ देखने लगे। क्यों, तू क्या कहना चाहती है शिखा? मतलब ये कि प्रकृति को उसका प्रिंस तो पहले ही मिल गया है। क्या क्या बोल रही है? और प्रकृति तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे क्या शिखा कुछ भी बोलती है तू, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। पर प्रकृति शिखा ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। हाँ हाँ बोल। प्रगति के बोलते ही प्रकृति ने अपना मुंह अपनी हथेलियों में छुपा। ओह क्या बात है, मैडम की शक्ल तो देखो कैसे शर्म से लाल हो गई है। प्रकृति ने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो देखा कि ठीक उसके सामने थोड़ी दूर पर खड़ा करण उसे ही देख रहा था। पर शिखा मुझे भी तो कोई बताओ यार, कौन है वो जिसने प्रकृति का दिल चुराया है? शिखा ने प्रगति को इशारे से बताते हुए कहा। सामने देख, अपने आप पता चल जाएगा। ओह करण और प्रकृति सो क्यूट यार, प्रगति ने इतनी जोर से कहा कि बेचारी प्रकृति जो अभी तक करण में खोई थी होश में आ गई। चुप ना प्रगति, तुम दोनों चुप करो। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं, चलो काम करो अब, नहीं तो वो खड़ूस आ जाएगा। प्रगति शिखा और प्रकृति तीनों ने कार्तिक की शादी में साथ जाने का प्लान किया था और आगे जाकर उन्हें अनु और करण ज्वाइन करने वाले थे। प्रगति और शिखा तो मिल गई थी पर प्रकृति अभी तक नहीं आई थी। प्रकृति का फोन भी लगातार बंद आ रहा था और किसी ने उसका घर भी नहीं देखा था कि वो उसके घर जाकर पता कर आए कि प्रकृति कहाँ है। प्रकृति को सीधा हॉल में मिलने का मैसेज कर प्रगति और शिखा आगे निकल गईं। प्रकृति कहाँ है? वो तो तुम दोनों के साथ ही आ रही थी ना? हाँ करण, वो साथ ही आने वाली थी, पर हम कब से उसका इंतजार कर रहे थे, वो आई ही नहीं और उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा है, इसलिए मैंने उसे मैसेज कर दिया है कि वो सीधा हॉल में ही आ जाए। करण ने भी कई बार प्रकृति को फोन मिलाया पर उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। प्रकृति कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? करण मन ही मन प्रार्थनाएं किए जा रहा था। लगभग सभी हॉल में पहुंच चुके थे, बस इंतजार था तो दूल्हा और दुल्हन का और साथ ही साथ प्रकृति का, जो बिना बताए ही ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। बहुत ही जोरों शोरों के साथ दूल्हे ने एंट्री की। आज कार्तिक सिंघानिया के चेहरे पर बहुत ज्यादा ही खुशी छलक रही थी, उसे इतना खुश आज तक किसी ने नहीं देखा था। और दूसरी तरफ सुनहरे रंग का जोड़ा और लंबा सा घूंघट लिए जिस पर कार्तिक की दुल्हनिया लिखा हुआ था। दुल्हन की एंट्री हुई। दूल्हा और दुल्हन का स्वागत बड़े ही जोरों शोरों से हुआ। यार शिखा, मुझे लगा था नताशा मैम इतनी मॉडर्न हैं, इतना लंबा घूंघट, मुझे लगा वो जितनी हॉट हैं उनकी एंट्री भी उतनी ही हॉट होगी। प्रगति तुझे क्या करना है, नताशा कुछ भी पहने, मुझे तो टेंशन अपनी प्रकृति की है यार, अभी भी उसका फोन बंद आ रहा है। शादी संपन्न हुई पर दुल्हन ने घूंघट नहीं उठाया, पर लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी
क्योंकि थोड़ी देर बाद तो रिसेप्शन में सभी को दुल्हन दिखने ही वाली थी। एक तरफ शादी खत्म हो सब रिसेप्शन की तैयारियां कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति, जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं था। रिसेप्शन के लिए दुल्हन और दूल्हे दोनों के लिए रोज गोल्ड कलर के ड्रेस का तय किया गया था। हाथों में हाथ डाले कार्तिक और नताशा स्टेज पर पहुंचे और नताशा ने अभी तक घूंघट हटाया नहीं था। थोड़ी देर बाद कार्तिक की मामी गौतमी जी ने रिसेप्शन की शुरुआत की। आज से हमारा लड्डू अब तुम्हारा हुआ नताशा बेटी। इतना कहकर उन्होंने नताशा का घूंघट उठाया तो एक पल को उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मामी जी, हमें तो आपका आशीर्वाद ही मिल जाए वही काफी है। मिसेस सिंघानिया पैर छुओ अपनी मामी सास की। कार्तिक और उसकी दुल्हन ने गौतमी जी के पैर छुए। बस बस सदा खुश रहो जीते रहो, इतना बोल गौतमी जी स्टेज से नीचे आ गईं और फाइनली कार्तिक सिंघानिया की दुल्हन मिसेस सिंघानिया की सूरत सभी के सामने थी, जिसे देख सभी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। किसी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये कार्तिक की वाइफ। एक तरफ जहां लोग कार्तिक की वाइफ की सूरत देख आश्चर्य से भर गए थे, वहीं दूसरी तरफ करण प्रकृति की चिंता में खोया हुआ था। उसकी नजरें बस दरवाजे पर ही टिकी थीं। अंदर क्या चल रहा है करण को कुछ खबर नहीं थी। करण जल्दी चल अंदर देख, अंदर क्या चल रहा है। प्रगति भागते हुए करण के पास आई। क्या हुआ प्रगति तुझे, और तू इतनी टेंशन में क्यों है? तू चल पहले अंदर, तुझे सब पता चल जाएगा। करण प्रगति के साथ अंदर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि स्टेज पर नताशा नहीं बल्कि प्रकृति थी, कार्तिक के दुल्हन के रूप में। एक शाम में ऐसा क्या हुआ था कि प्रकृति जो करण से प्यार करती थी, उसे अपने बॉस कार्तिक सिंघानिया से शादी करनी पड़ी, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, या कहें तो नफरत करती थी। आप सब ये सोच रहे होंगे कि अचानक क्या हुआ, जो नहीं होना चाहिए वो कैसे हो गया। प्रकृति जो अपने बॉस कार्तिक सिंघानिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसे यूं अचानक शादी कैसे कर सकती है। और नताशा कहाँ गई? रुकिए रुकिए, थोड़ा इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। आश्चर्य तो सभी को हुआ था, क्योंकि सभी कार्तिक और नताशा की शादी के लिए आए थे और नताशा के घर वाले यही हैं, तो फिर नताशा कहाँ है? पर कार्तिक सिंघानिया से बात पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सभी ने बारी बारी स्टेज पर जाकर दूल्हा दुल्हन को तोहफे दिए और धीरे धीरे कर सब निकल गए। रह गए थे तो बस कार्तिक, प्रकृति, अनु, प्रगति, शिखा और करण, जिसका दिल आज एक बार फिर टूटा था। अंत में प्रगति और शिखा प्रकृति के पास जा पहुंचे। उन्हें देख कार्तिक मुस्कुराते हुए उनसे थोड़ी दूर पर चला गया। प्रकृति, ये सब क्या है? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। करण बेचारा तुझे कब से फोन पर फोन किए जा रहा था और तूने एक बार भी हमें नहीं बताया। प्रगति बोले ही जा रही थी, पर प्रकृति चुपचाप अपनी आंखें नीचे किए हुए खड़ी थी। उसमें आंखें ऊपर करने की हिम्मत ही नहीं थी कि एक बार अपनी पलकें उठाकर करण की तरफ देख सके। थोड़ी देर बाद शिखा प्रगति प्रकृति को चेंजिंग रूम में ले गईं। बोलना प्रकृति, ये सब क्या है? मेरा तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बोल तो प्रकृति, ऐसा क्या हुआ जो तुझे कार्तिक सर से शादी करनी पड़ी? और नताशा वो कहाँ गई? प्रगति और शिखा प्रकृति से सवाल पर सवाल किए जा रहे थे और उसके मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकला तो बस इतना कि मुझे देर हो रही है, कार्तिक मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल प्रकृति चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। प्रकृति, घर चलें, सब हमारी राह देख रहे होंगे। कार्तिक ने प्रकृति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। प्रकृति ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और कार्तिक के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। प्रकृति तो चली गई आगे, पर जो था वो वहीं का वहीं रह गया। करण, जो आज प्रकृति को अपने दिल की बात बताने वाला था, पर एक शब्द भी ना कह पाया। प्यार में उसे आज फिर से धोखा ही मिला। वो बस कार्तिक की गाड़ी को जाते हुए देखता ही रहा। कार्तिक की गाड़ी एक बंगले के सामने आकर रुकी, जो लाइटों से सजा हुआ था। गाड़ी का दरवाजा खोल कार्तिक तुरंत अंदर की तरफ चल दिया। आ जाओ अंदर, खुद ही, तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा। इतना बोल कार्तिक घर के अंदर चला गया। कार्तिक की ये बात सुनते ही प्रकृति की सूखी पड़ी आंखों से आंसू निकल पड़े। पर थोड़ी देर बाद प्रकृति ने ये महसूस किया कि किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोला है। आइए मैम, सिंघानिया हाउस में आपका स्वागत है। साहब बहुत थक गए हैं ना, इसीलिए ऐसा बोला, पर हमारे साहब बहुत अच्छे हैं। वॉचमैन के इतना कहने पर भी प्रकृति ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी से बाहर निकली
और घर के अंदर चल दी। बाहर से सजे इस बंगले में क्या अंदर कोई नहीं रहता है? क्या बस कार्तिक सिंघानिया ही इस पूरे घर में रहता है? अपने मन में कई सारे सवालों की पोटली लिए धीरे धीरे कदमों से प्रगति आगे बढ़ी चली जा रही थी कि किसी के बोलने की आवाज सुन प्रकृति के पैर रुक गए। क्या इस घर में किसी को भी ये नहीं पता कि नई दुल्हन जब घर आती है तो उसका स्वागत किया जाता है और कुछ रस्में भी की जाती हैं? प्रकृति के कदम चलते चलते रुक गए। ये तो कार्तिक सर की आवाज है। पर ये बात किससे कर रहे हैं? कार्तिक, तुमने हमसे झूठ कहा है, हम सबको धोखे में रखा। तुम नताशा से शादी करने वाले थे, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई? शादी के पहले रस्में हमने नताशा के लिए की थी और शादी के बाद की रस्में तुम्हारी इस दुल्हन के लिए करें जो कहीं से भी रईस खानदान की नहीं लगती है। पता नहीं कौन से खानदान की है, पता नहीं कौन सी नीची जाति की है। प्रकृति कार्तिक सिंघानिया है, वो मेरी पत्नी, आपकी और इस घर की बहू। अब से आप जो कुछ भी उसके बारे में बोलेंगी तो याद रखना, वो बस प्रकृति सिंह नहीं बल्कि प्रकृति कार्तिक सिंह सिंघानिया को बोलेंगी। और कोई मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत कहे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? तुम भी बेचारी नई नवेली दुल्हन दरवाजे पर खड़ी है और तुम ये क्या कर रही हो? जाओ, पहले उसे अंदर ले आओ, बाकी जो भी करना है बातें बाद में करना। कार्तिक के पिता योगेंद्र सिंघानिया ने अपनी पत्नी सुमित्रा को समझाते हुए कहा। सुमित्रा योगेंद्र की पत्नी थी पर कार्तिक की मां नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां थी। योगेंद्र जी की बात आखिरकार सुमित्रा को माननी पड़ी और सुमित्रा ने प्रकृति का स्वागत बड़े ही आदर से किया। कितनी सुंदर तो है हमारे लड्डू की बहू, तुम खामा इतना बोले जा रही थी। कार्तिक के पिता के दोनों पैर नहीं थे, वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहते थे, इसलिए वो शादी में नहीं गए थे। रिसेप्शन के समय नताशा की जगह प्रकृति को देख उसी वक्त सुमित्रा शादी से घर आ गई थी। सारी रस्मों के बाद सुमित्रा प्रकृति को उसके कमरे की तरफ ले जाते हुए रास्ते में उससे बोली, ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने जो मेरा कार्तिक नताशा को छोड़कर तुम जैसी लड़की से शादी कर बैठा? हाँ, और क्या किया नताशा का जो वो गायब ही हो गई? सुमित्रा प्रकृति को ये सब बोल ही रही थी कि कार्तिक ने बीच में आकर कहा, माँ आप प्रकृति को क्यों परेशान कर रही हैं? बेचारी थक गई है। मैं हूं ना, मैं आपको सब बताऊंगा, पर अभी नहीं। अभी तो मैं भी थक गया हूँ और आप भी थक गई होंगी ना, तो जाइए आप भी सो जाइए, गुड नाइट। इतना बोलकर कार्तिक प्रकृति का हाथ पकड़ कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। प्रकृति तुम बेड पर सो जाओ, ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। और कार्तिक कपड़े बदलने के लिए चला गया। कार्तिक के जाते ही प्रकृति वहीं जमीन पर बैठ गई और उस वक्त को याद करने लगी जब वो कार्तिक की शादी में जाने के लिए घर से तैयार हो रही थी कि उसे अचानक ही अपने पिता के चीखने की और कुछ सामानों के गिरने की आवाज आई। पड़ोसियों की सहायता से प्रकृति अपने पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करा पाई। डॉक्टर के मुताबिक प्रकृति के पिता अजय सिंह के सीने में कुछ नसें ब्लॉक हो गई थीं, जिसके लिए उन्हें तुरंत ही बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। देखिए, आपके पिता के दिल की मांसपेशियों में खून पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। अपने पिता की हालत देख प्रकृति जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या नहीं। देखिए, सोचने का समय नहीं है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी और उसके हमें सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद को बुलाना पड़ेगा। आप जल्दी ही फॉर्म पर भर दीजिए। इतने में पड़ोस के संजय भैया ने पूछा, डॉक्टर खर्चा कितना होगा? 4 लाख। बाकी डॉक्टर खालिद के आने के बाद पता चलेगा कि और कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। आप जल्दी ही फॉर्म भर दीजिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो हजारों रुपए भी बहुत होते हैं और 4 लाख रुपए प्रकृति कहाँ से लाए? कोई है भी नहीं जो तुरंत उसकी सहायता कर सके। भाई बिक्की भी हफ्ते के लिए बाहर गया है, उसका फोन भी बंद था। पागलों की तरह भागते हुए प्रकृति घर जा पहुंची। घर में जो भी जेवर था सब निकाल डाला, पर उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि इनकी कीमत लाख रुपए नहीं हो सकती। उसने करण को फोन किया पर उसका फोन नहीं लगा। उसने कुछ ही समय पहले अपने चाचा को खोया था और अपने पिता को नहीं खोना चाहती थी। ऐसे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोचते सोचते उसने फोन उठाया और अपने बॉस कार्तिक सिंघानिया को कॉल किया। पहले तो उसने कॉल नहीं उठाया और दूसरे कॉल को उसने मल्लिका को ट्रांसफर कर दिया। मल्लिका से बात करके पता चला कि कार्तिक सर ऑफिस में हैं।
आज तो उनकी शादी है, पर सर अभी भी ऑफिस में। छोड़ प्रकृति, तुझे क्या करना है? कार्तिक सर कहीं भी हों। थोड़ी देर में प्रकृति ऑफिस में जा पहुंची। एक बार कार्तिक सिंघानिया के दरवाजे पर दस्तक कर बिना कार्तिक के इजाजत के ही प्रकृति उनके केबिन में जा पहुंची। एक बार केबिन पर दस्तक कर प्रकृति अगले ही पल दरवाजा खोल केबिन के अंदर चली गई। कार्तिक ने बिना प्रकृति को देखे ही जोर से चिल्लाते हुए कहा, आई सेड नो मल्लिका। बोलते बोलते ही कार्तिक दरवाजे की तरफ मुड़ा तो देखा मल्लिका नहीं बल्कि प्रकृति है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ ऑफिस में? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आज आपकी शादी है और दुल्हन और घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। आप यहाँ। ओह प्लीज प्रकृति, तुम यहाँ क्या करने आई हो? पहले वो बताओ, और नहीं तो प्लीज जाओ। आई एम सॉरी सर। कार्तिक सर, मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है। प्लीज, मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी बाईपास सर्जरी की जरूरत है। प्लीज हेल्प कर दीजिए। मैं जितना जल्दी हो सके लौटा दूंगी। वाह प्रकृति सिंह, तुम्हें पैसे की जरूरत है? तुम्हें आज किसी की हेल्प की जरूरत आ पड़ी और फिर भी तुम मुझसे खड़े होकर बहस कर रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ एंड ऑल। आई एम सॉरी सर, बट प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब तुम जा सकती हो। कार्तिक अपनी चेयर पीछे की तरफ घुमाकर बैठ गया। कार्तिक सर, मुझे मेरे पापा के लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सॉरी प्रकृति, मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कार्तिक की बात सुन प्रकृति की जैसे जान ही निकल गई। कार्तिक सर हेल्प नहीं करेंगे, उसे पता चल गया। प्रकृति केबिन के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि कार्तिक ने कहा, क्या कह रही थी तुम कि कुछ भी कर सकती हो? कार्तिक ने प्रकृति की तरफ घूमते हुए कहा, और कार्तिक की बात सुन प्रकृति तुरंत ही बोली, हाँ सर, आप जो बोलेंगे मैं ओवर टाइम भी करूँगी। प्लीज़ सर। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और तुम्हें ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। आप जो बोलोगे मैं तैयार हूँ सर। ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। थोड़ी देर पहले जो खुशी प्रकृति के चेहरे पर झलक आई तो वो तुरंत ही गायब हो गई। शादी? हाँ प्रकृति, शादी 1 साल के लिए, फिर उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। तब तक तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं है और साथ ही तुम्हें तुम्हारे घर की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम हाँ बोलो, वहाँ तुम्हारे पापा का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, भाई का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और घर खर्च भी हो जाएगा और तुम्हारे पापा का लोन भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें जहाँ भी जॉब करनी होगी वो भी मैं करा दूंगा। कार्तिक के मुंह से ये बात सुन प्रकृति के जैसे होश ही उड़ गए। सर, इतना सब आपको कैसे पता? तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। बोलो जल्दी। तुम्हारे पापा की सर्जरी करनी है ना? डॉक्टर खालिद भी आ चुके होंगे। वॉशरूम के दरवाजे की आवाज से प्रकृति होश में आई। तुम्हारी विदाई हो चुकी है। अब तुम अगले 1 साल के लिए मिसिस कार्तिक सिंघानिया हो। कॉन्ट्रैक्ट पेपर वहां रखा है, मैंने साइन कर दिया है, तुम भी कर दो। इतना बोल कार्तिक लाइट बंद करके सोने चला गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कार्तिक सर ने नताशा को छोड़ मुझसे शादी क्यों की। वो कुछ और भी कह सकते थे। उनकी शादी तो नताशा के साथ तय थी। फिर भी अपने आप से ही सवाल जवाब करते प्रकृति को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। प्रकृति की आंख खुली तो उसने खुद को कार्तिक के बेड पर पाया, पर कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। तैयार होकर प्रकृति कमरे से बाहर हॉल में आई तो पता चला कार्तिक ऑफिस चला गया है और उसकी माँ सुमित्रा भी बाहर गई हुई है। घर में बस कार्तिक के पिता और प्रकृति ही थे। सिंघानिया सर, मैं जरा हॉस्पिटल जाकर आती हूँ, अपने पापा को देखने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे बेटा, सर क्या? पापा या डैड बोलो मुझे, तुम्हारे पति का पिता हूँ, तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। जी ठीक है। इतना बोल प्रकृति हॉस्पिटल के लिए निकल गई। प्रकृति हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी माँ हॉस्पिटल में ही थी और साथ ही कोई और भी था जिसे प्रकृति ने देखा था पर जानती नहीं थी। मैम, आपके पापा अब ठीक हैं, मैंने कार्तिक सर को भी बता दिया है। ठीक है, मैं आ गई हूँ, अब आप जा सकते हैं। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। आपको कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो आप मुझे बस फ़ोन कर दीजिएगा। उस शख्स के जाते ही प्रकृति की माँ ने प्रकृति की तरफ आंख उठाकर देखा। सिंदूर से भरी मांग, गले में मंगलसूत्र। प्रकृति उसकी माँ को देखते ही
उससे लिपट गई। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं आप दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए सिवाय रोने के और प्रकृति के सर पर हाथ फेरने के और कुछ न कर सकी। पूरा दिन हॉस्पिटल में कैसे बीत गया और रात कब हो गई, प्रकृति को इस बात का पता ही नहीं चला। कार्तिक घर आया तो पाया कि प्रकृति घर में भी नहीं है। उसके पिता ने उसे बताया कि वो सुबह से ही अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल गई है और अभी तक नहीं आई है। आज उसका पग फेरा होना था। कार्तिक, और तू बहू को छोड़ ऑफिस चला गया। अच्छा लड्डू, काम कर, तू उसे लेने चला जा, उसी बहाने रस्म भी हो जाएगी। इतना बोल कार्तिक के पिता हंसने लगे। क्या डैड, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। अपने पिता को ऐसे हंसते हुए देख कार्तिक उनके पास जाकर उनके पैरों के पास जाकर बैठ गया। मुझे पता है तूने नताशा से शादी क्यों नहीं की, पर प्रकृति से कैसे कर ली तूने शादी। तुम दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। और वो कैसे तैयार हो गई तुझसे शादी करने के लिए। चल कोई बात नहीं, अब हो गई है शादी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डैड, मैं आपकी बहू को लेकर आता हूँ। इतना बोल कार्तिक उठ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। मुझे जैसी बहू चाहिए थी ठीक वैसी ही मिली है, जो मेरे बेटे को वापस मेरे पास ले आई और उसे सुधार कर भी रहेगी। हॉस्पिटल में अपने पिता के बगल बैठे बैठे प्रकृति की कब आंख लग गई उसे पता भी न चला। कार्तिक रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो देखा कि प्रकृति सो चुकी है। दरवाजे की आहट सुन प्रकृति की आंखें खुल गईं। प्रकृति, चलो घर। नहीं कार्तिक सर, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कहा घर चलो। और मैंने कहा कार्तिक सर, मैं यहीं ठीक हूँ अपने पापा के पास। प्रकृति, तुम शायद भूल रही हो, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी गुलाम नहीं। ओ रियली, गुलाम का तो पता नहीं, पर तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो अगले 1 साल के लिए ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। कार्तिक की बात सुन प्रकृति को बहुत गुस्सा आया, पर अब करे भी क्या बेचारी। और पापा के पास कौन रुकेगा, उनको कुछ जरूरत पड़ी तो। प्रकृति ने गुस्से में कहा, मुझे पता था तुम ये जरूर बोलोगी। नरेश है बाहर, वो सब देख लेगा। अब चलो, बहुत देर हो गई है। मुंह बनाते हुए प्रकृति उसके साथ चल दी। कुछ कहा तुमने प्रकृति? हाँ, मैंने कहा मिस्टर ओबोद्रो। क्या उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत अच्छा आदमी। ओह सच में? हाँ बिल्कुल। तब तो तुम झूठ बोल रही हो। इतना बोल कार्तिक आगे चला गया गाड़ी निकालने के लिए। मिस प्रकृति, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। हाँ सॉरी, 1 मिनट। छोटी सी खट्टी मीठी तकरार के साथ कार्तिक और प्रकृति घर के लिए निकल पड़े। 2 दिनों बाद प्रकृति के पिता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। प्रकृति अपने पिता को स्वस्थ देखकर मन ही मन खुद को समझा रही थी कि उसने कोई गलती नहीं की और कार्तिक ने भी उसका वादा पूरा किया। बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुझे ये सब करना पड़ा, सब मेरी गलती है। कितने अरमान सजाए थे मैंने तेरी शादी के लिए, पर अब क्या कहूँ। इतना बोल प्रकृति के पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कार्तिक बहुत अच्छे हैं, भले उन्होंने यूं अचानक में शादी की मुझसे, पर बहुत अच्छे हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ पापा। वहाँ प्रकृति अपने पिता से बात कर रही थी और वहीं दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा करण उनकी बातें सुन दरवाजे से ही लौट गया। प्रकृति सिंघानिया हाउस जाने के लिए ऑटो देख ही रही थी कि उसकी नज़र करण पर पड़ी। तुमने सिगरेट पीनी कब शुरू कर दी करण? करण ने आंखें ऊपर करके देखा। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और चूड़ियों से भरे हाथ लिए प्रकृति नवी नवेली दुल्हन सी उसके सामने खड़ी थी और करण एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए बैठा था। प्रकृति, तुम कैसी हो? सिगरेट नीचे फेंकते हुए करण उठा। मैं तो ठीक हूँ करण, पर तुम ठीक नहीं हो। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम ऐसे तो नहीं थे। प्रकृति, नहीं सॉरी प्रकृति मैम, अब तो आप मेरे बॉस की वाइफ हैं। तो क्या करण, क्या अब हम दोस्त नहीं हैं करण? आपके पापा कैसे हैं मैम? मैंने सुना था उनकी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, इसीलिए सोचा हाल चाल पूछ लूं। हाँ, पर अब ठीक हैं पापा। और करण, मैं प्रकृति हूँ और अब भी हम दोस्त हैं। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो ये बात है। भैया जी 2 चाय देना। ये क्या, शादी के बाद 2 चाय एक साथ पीने लगी हो? नहीं बिल्कुल नहीं, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। पर मेरे पास तो चाय है, ये देखो। हाँ, तुम खुद ही देखो क्या है इसमें। चाय में मक्खी गिर गई है तुम्हारी। चलो कोई और नहीं है, मैं हूं ना।
हम फिर से अपनी दोस्ती की शुरुआत चाय से ही करेंगे। करण, मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती। प्लीज मेरा दोस्त मुझे वापस दे दो। प्रकृति ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा। प्रकृति की बात सुन करण खुद को रोक नहीं पाया और हाथ मिलाते हुए बोला, ठीक है। ओ भैया जी, जल्दी लाइए चाय। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं करण कि ये रिश्ता शादी बस एक सौदा है। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, कार्तिक सर से नहीं। पर मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। अपने मन की बात अपने मन में ही रख। प्रकृति सिंघानिया हाउस की तरफ निकल गई। प्रकृति सिंघानिया हाउस पहुंची तो उसे कार्तिक नहीं दिखा और बाकी घर वाले खाने की टेबल पर बैठे थे। प्रकृति को देख कार्तिक के पिता योगेंद्र जी ने उससे कहा, आओ बेटा, देर हो गई तुम्हें आने में। आओ खाना खा लो तुम भी। नहीं डैड जी, मैं खाना खाकर आई हूँ। देर हो गई थी तो वहीं से मम्मी ने बोला खाकर ही जा। अब नहीं, हम तो उनकी बेटी को भूखा रखते हैं ना। यहाँ जैसे सुमित्रा जी ने प्रकृति को ताना देते हुए कहा, ओ कम ऑन मॉम, भाभी को वैसे भी ये सब कहाँ पसंद आता होगा। उन्हें तो अपने घर का रूखा सूखा ही पसंद आता होगा। कार्तिक की छोटी बहन जिया ने सुमित्रा का साथ देते हुए कहा और दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तुम दोनों चुपचाप खाना खाओ, ठीक है। और प्रकृति बेटा, पूल साइड कार्तिक होगा, उसे बुला लाओ खाने के लिए। और अगर वहां ना दिखे फिर भी तुम्हें वही मिलेगा वो। प्रकृति पूल साइड पहुंची तो कार्तिक नहीं दिखा। वो जाने को हुई तो उसे याद आया कि सिंघानिया सर ने कहा था कार्तिक पूल साइड में ही मिलेगा। प्रकृति ने गौर किया तो देखा कि पूल के एक कोने में थोड़ी सी रोशनी दिख रही थी। पास जाकर देखा तो पता चला कि सिगरेट की रोशनी है। कार्तिक सर, चलिए, आपको सिंघानिया सर बुला रहे हैं। प्लीज प्रकृति जाओ, मुझे नहीं आना, मैं यहीं ठीक हूँ। कार्तिक की आवाज में कुछ बदलाव महसूस करते हुए प्रकृति और आगे बढ़ी। कार्तिक सर, आप यूं अंधेरे में क्यों बैठे हैं? चलिए ना प्लीज सर। कार्तिक कुछ बोलने ही वाला था कि प्रकृति उसके सामने पहुंच गई। सामने शराब से भरा हुआ गिलास और हाथ में सिगरेट लिए कार्तिक बैठा था। उसे लग रहा था जैसे वो थोड़े समय पहले ही पूल से बाहर निकला हो। चेहरे पर दर्द लिए हुए कार्तिक अपनी इस दुनिया में ही मग्न था। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने दो। मुझे सिंघानिया सर ने भेजा है आपको बुलाने के लिए। सब आपका खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा प्रकृति? इंतजार? और वो भी मेरा? और वो भी खाने के लिए? नाइस जोक। मुझे तो याद भी नहीं कि कब मैंने अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया था। खाना तो छोड़ो, एक कप चाय भी पी थी, वो भी याद नहीं है। प्रकृति ने गौर किया तो पाया कि कार्तिक की आंखों में एक अजीब सा दर्द था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। प्रकृति रात भर करवटें बदलती रही। कार्तिक को ऐसा उसने पहली बार देखा था। उसे कभी उसने हंसते हुए नहीं देखा था, पर ऐसे दर्द में भी कभी नहीं देखा था। प्रकृति ने कार्तिक रात भर पूल साइड में ही बैठा रहा और प्रकृति उसके कमरे में। नींद दोनों की आंखों में नहीं थी। सुबह तैयार होकर प्रकृति जब नीचे हॉल में आई तो पता चला कि कार्तिक सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया है। अरे, मैं तो कमरे में ही थी। कार्तिक सर कमरे में आए, तैयार होकर निकल भी गए और मुझे पता भी नहीं चला। मैं क्या इतनी गहरी नींद में थी या वो इतने स्मार्ट हैं? नहीं बेटा, उसका सामान नीचे पूल साइड में कमरे में भी है। वो वहीं से तैयार होकर चला जाता है कभी कभी। प्रकृति खुद से ही बात कर रही थी कि योगेंद्र सिंघानिया जी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, और चाय नाश्ता किए बगैर ही चले गए कार्तिक सर। हाँ, वो हमेशा जल्दी ही निकल जाता है, रात को देर से आता है। हमने साथ बैठकर खाना कब खाया या चाय कब पी थी, मुझे तो याद भी नहीं है। योगेंद्र जी की बात सुन प्रकृति कुछ सोच में पड़ गई। मैं हूं ना डैडी, मैं आपके साथ चाय नाश्ता करूंगी, आपको कोई ऐतराज तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, मैं तो खुश हूँ कि चलो कोई मुझे मिला जो मेरे साथ चाय पीने के लिए बोल रहा है। अच्छा डैडी, आप क्या चाय के साथ नाश्ते में क्या लेंगे? सच कहूँ तो बेटा, आलू के पराठे खाए बहुत दिन हो गए। हो सके तो आप बस थोड़ी देर रुकिए डैडी जी, मैं जल्दी से जल्दी आलू पराठे ले आती हूँ। बाहर लॉन में चाय पीते हुए योगेंद्र जी ने प्रकृति से कहा, बेटा तुम्हें पता है, बचपन में अपना लड्डू मेरे साथ चाय पीने की बहुत जिद किया करता था।
उसके बगैर अगर मैंने सुबह की चाय पी तो कयामत ही आ जाती थी। लड्डू कौन डैडी? लड्डू वही तुम्हारा कार्तिक सर। बोलते बोलते योगेंद्र जी हंसने लगे। और कार्तिक सर का नाम लड्डू है? ये सुन प्रकृति को भी हंसी आ गई। तुम्हें पता है बेटा, एक दिन मुझे देर हो रही थी और मैं उसे बिना उठाए ही चाय पीकर ऑफिस के लिए निकल गया। तो पता है उसने क्या किया था? क्या किया था? पूरा दिन उस लड़के ने खाना नहीं खाया था और तबीयत भी खराब कर ली थी। तब से मुझे कितनी भी देर होती रहे, मैं कभी भी छोड़कर नहीं जाता था। और एक आज का दिन है। बोलते बोलते योगेंद्र जी उदास हो गए। अब क्या कर सकते हैं डैडी, आप दिल छोटा मत कीजिए। कार्तिक को आते आते बहुत देर हो गई थी। घर में सब सो चुके थे। दरवाजे की आवाज से प्रकृति की आंख खुली, पर उसने कमरे में चारों तरफ उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। प्रकृति को न जाने क्या सूझा, वो भी पूल साइड की तरफ चली गई। कार्तिक वहीं उसी हाल में मिला, उसे जिस हाल में कल मिला था। बिना कुछ कहे ही प्रकृति कमरे में वापस आ गई। कितनी अजीब बात है ना, एक ही घर में रहते हुए भी बाप बेटे में कितनी दूरियां हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्यार के लिए तड़प रहे हैं और दोनों ही समझते हैं कि सामने वाला बदल गया है। आज सुबह प्रकृति थोड़ा जल्दी उठ गई थी, या कहें तो कुछ ज्यादा ही जल्दी। सबकी पसंद का नाश्ता प्रकृति ने खुद ही बनाया और कार्तिक को देखने के लिए गई तो पता चला कि वो सो रहा है और योगेंद्र जी पूजा में व्यस्त हैं। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब प्रकृति से नहीं रहा गया तो वो वापस कार्तिक को देखने के लिए गई, पर तब तक देर हो चुकी थी। कार्तिक निकल चुका था और योगेंद्र जी की पूजा भी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाप बेटे को साथ में चाय पर लाने की पहली कोशिश तो प्रकृति की बेकार हो गई थी। अब क्या करेगी प्रकृति? योगेंद्र जी समय लगाते हैं और प्रकृति कार्तिक को कैसे रोके? चल बेटा प्रकृति, अब रात के खाने पर ही कुछ हो सकता है, क्योंकि मिस्टर ओबोद्रो तो रात से पहले नहीं आने वाले। सुबह की तरह ही रात का प्लान भी प्रकृति का फेल हो गया, क्योंकि योगेंद्र जी को सत्संग के लिए बाहर जाना पड़ा और कार्तिक देर से ही आया और सीधा पूल साइड चला गया। थोड़ी देर बाद कार्तिक कमरे में आया और कुछ ढूंढने लगा। प्रकृति कार्तिक को कमरे में आते हुए देख सोने का बहाना कर आंख बंद करके लेट गई। क्या हुआ कार्तिक सर, कितना शोर कर रहे हैं आप? अरे यार, एक तो मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा है और तुम्हारी नींद खराब हो रही है। वाह, तुम सो जाओ। क्या ढूंढ रहे हैं कार्तिक सर आप? अरे पूल साइड के कपड़े। मेरे इतना बोलते बोलते कार्तिक रुक गया। प्रकृति, मेरे कपड़े कहाँ हैं और बाकी सामान जो पूल साइड रखा था? कार्तिक सर, आपके कपड़े कहाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए ना, मुझे कैसे पता होगा? देखो, मुझे पता है तुमने ही ये सब किया है, तो प्लीज ये ड्रामा मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ कार्तिक सर, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं ही सब किया है। अब आपके पास इस कमरे में सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो शांति से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। बहुत नींद आ रही है मुझे। एक नंबर की जिद्दी लड़की है। चिढ़ते हुए कार्तिक को हार कर कमरे में ही सोफे पर सोना पड़ा। प्रकृति सुबह उठी तो कार्तिक सोया हुआ था। जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे को बाहर लॉक कर प्रकृति नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद कार्तिक उठा। उसे आज उठने में थोड़ी देर हो गई। बड़े दिनों बाद सोफे पर जो सोया था। तैयार होकर कार्तिक जब ऑफिस जाने के लिए कमरे का दरवाजा खोलने गया तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि प्रकृति ने दरवाजे को बाहर से बंद किया था। ये किसने किया? अब प्रकृति, ओपन द डोर, मुझे लेट हो रहा है। बेचारा कार्तिक चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ गया, पर दरवाजा किसी ने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद दरवाजा और कार्तिक जैसे ही बाहर आया तो प्रकृति ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। प्रकृति, क्या चल रहा है तुम्हारा ये? क्या बात है कार्तिक सर, आपने तो मेरे नाम की माला जप ली है कल रात से। हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। बहुत थैंक यू कार्तिक सर, मुझे इतने अच्छे से जानने के लिए। प्रकृति कार्तिक को लॉन में ले गई, जहां योगेंद्र जी बैठे थे। सामने चाय और पराठा रखा था। तुमने मुझे इस चाय के लिए इतना लेट कराया, तुम्हें पता है कितनी जरूरी मीटिंग थी आज। मेरी टाइम पर नहीं पहुंचने से वो लोगों ने मीटिंग और डील दोनों कैंसिल कर। कार्तिक इतना गुस्सा हो गया था कि वो प्रकृति पर हाथ उठाने जा रहा था, पर योगेंद्र जी ने उसे रोक दिया। रोते हुए प्रकृति कमरे में चली गई। कार्तिक, ये क्या तरीका हुआ? अपनी पत्नी से कोई ऐसा व्यवहार करता है? एक तो वो हम दोनों को पास लाने की कोशिश कर रही थी और ऊपर से तूने ऐसा किया उसके साथ। अपने पिता की बात सुनने के बाद कार्तिक को एहसास हुआ कि उसने प्रकृति के साथ गलत किया है।
प्रकृति खिड़की के पास खड़ी रोए जा रही थी। देखो, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सौदेबाजी के रिश्ते में होकर भी तुमने मेरे डैडी के बारे में सोचा। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, मैं ठीक हूँ। कार्तिक बोल ही रहा था कि प्रकृति ने उसे बीच में टोकते हुए बात खत्म कर दी और कमरे से बाहर आ गई। अपनी गलती पर पछताते हुए कार्तिक भी ऑफिस के लिए निकल गया। कार्तिक शाम में घर आया तो प्रकृति उसे कहीं नहीं दिखी। बहू मायके गई है, आती ही होगी, इतना बोल योगेंद्र जी अपने कमरे की तरफ चल दिए। कार्तिक घर के बाहर आया ही था कि उसे प्रकृति दिखी, करण के साथ बाइक पर आते हुए। ये देख कार्तिक वापस घर के अंदर चला गया। प्रकृति कमरे में आई तो कार्तिक सोफे पर ही बैठा था, पर उसे अनदेखा कर प्रकृति चेंज करने चली गई। जैसे ही प्रकृति चेंज करके आई तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तो लगा था कि मैं गलत हूँ जो मैंने सुबह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, पर नहीं, तुम तो घर में एक अच्छी बहू होने का दिखावा करती हो और बाहर अपने आशिक के साथ घूमती हो। कार्तिक सर, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। मैं हद से बाहर नहीं जा रहा हूँ प्रकृति सिंह, बल्कि हद से बाहर तुम जा रही हो। शादी के बाद भी अपने यार से मेल जोल रख रही हो। इतना तो लिहाज करो कि बस 3 महीने ही हुए हैं शादी को। बहुत हो गया कार्तिक सर, और मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। और मेरे दर्द का क्या प्रकृति कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं बल्कि अभी भी अपने यार के साथ घूमती है। मुझसे नहीं बल्कि उससे ही बात करती है। मैंने इतना कहा तो तुम्हें इतना बुरा लगा? हाँ, कार्तिक की बातें प्रकृति के समझ में नहीं आ रही थीं। उसने खुद को छुड़ाने के लिए कार्तिक को धक्का दिया, पर साथ ही वो खुद भी गिर गई, उसके ऊपर गिर पड़ी। मैं क्या इतना बुरा हूँ कि तुम मुझसे प्यार से बात भी नहीं करती हो? कार्तिक सर, कार्तिक की बात सुन, प्रकृति ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। प्रकृति की बात सुन कार्तिक जैसे होश में आया और प्रकृति को खुद से अलग कर कमरे से बाहर चला गया। कार्तिक की बातें सुन प्रकृति रात भर सो नहीं पाई। पर कार्तिक सर को इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं किसी से भी मिलूं या किसी से बात करूं, हमने तो बस एक समझौते, एक सौदेबाजी का रिश्ता किया, जिसके लिए कार्तिक सर ने मुझे क्यों चुना? अगर वह वहां नहीं जाती तो क्या कार्तिक सर नताशा से शादी करते या शादी ही नहीं करते? मैं सच में पागल हो जाऊंगी। यार, क्या चल रहा है ये, और क्यों चल रहा है ये? मिस्टर ओबोद्रो भी ना जब से मेरी जिंदगी में है तब से जीना हराम कर रखा है मेरा। दूसरे दिन कार्तिक सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। प्रकृति बेटा, तेरा बॉस तो आज फिर ऑफिस जल्दी चला गया, अब क्या करें? क्या करें डैडी? वो मिस्टर ओबोद्रो को कोई नहीं समझ सकता है। लगता है मुझे फिर भूखा रहना पड़ेगा पूरा दिन। यही ठीक रहेगा डैडी। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रही है? मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। और तू क्या मेरे जन्मदिन के दिन भूखा रखेगी? क्या आज आपका जन्मदिन है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलिए फिर मिस्टर ओबोद्रो को आपके जन्मदिन पर बुलाने का प्लान शुरू करते हैं। शाम को प्रकृति ने कार्तिक को फोन मिलाया, पर उसने उठाया नहीं। फिर योगेंद्र जी के फोन से फोन किया तो डैड बाद में कॉल करता हूँ, इतना बोल फोन रख दिया। पर थोड़ी ही देर बाद कार्तिक घर आया। हैप्पी बर्थडे डैड, कार्तिक ने योगेंद्र जी के पैर छूते हुए कहा। योगेंद्र जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आज तो सच में मेरा बर्थडे हैप्पी हो गया है बेटा। अगर तुम मैसेज नहीं करती तो भी मुझे याद था कि आज डैड का बर्थडे है, पर फिर भी मैसेज करने के लिए थैंक यू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज पिता और बेटे को बड़े दिनों बाद इतना समय एक साथ बिताने को मिला था। रात का खाना भी सबने साथ में ही खाया। थैंक यू बेटा प्रकृति, जो तूने मेरा जन्मदिन इतना यादगार बना दिया। पापा, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो मेरा फर्ज है कि अपने पापा के चेहरे पर मुस्कान लाऊं। प्रकृति और योगेंद्र जी की बातें सुन कार्तिक खुश तो था, पर उसे ये भी पता था ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, प्रकृति और योगेंद्र जी और कार्तिक का रिश्ता मजबूत होते जा रहा था। वैसे कार्तिक सर, आप आजकल पूल साइड नहीं जाते सोने? ये मेरा कमरा है और मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँगा वहीं सोऊं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ना ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट के लिए यहाँ आएंगे कार्तिक सर? हाँ बोलो। ये आपका कमरा है तो आप अपने बेड पर सो सकते हैं। कब तक सोफे पर सोने का प्लान है? सो जाइए बेड पर, हम दोनों सो सकते हैं आराम से। सच में सोच लो। हाँ सोच लिया कार्तिक सर, आप सो जाइए। यहाँ अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना। दोस्त शब्द सुनते ही कार्तिक के
खुशी जैसे गायब हो गई। गुड नाइट कार्तिक सर, गुड नाइट, सो जाओ तुम। प्रकृति को सोने के लिए बोल। कार्तिक खिड़की पर सिगरेट पीने चला आया। कार्तिक ने सिगरेट जलाई ही थी कि ये क्या कर रहे हैं आप कार्तिक सर, आपको कितनी बार मना किया है मैंने, पर आप सुनते ही नहीं हैं। कार्तिक के हाथ से सिगरेट लेकर प्रकृति ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कब तक नहीं पीने दोगी तुम मुझे सिगरेट प्रकृति? जब तक मैं हूँ आपको सिगरेट नहीं पीने दूंगी। कब तक प्रकृति? इस जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। बोलते बोलते प्रकृति रुक। तुम कुछ बोल रही थी प्रकृति? नहीं कुछ नहीं कार्तिक सर, गुड नाइट। इतना बोल प्रकृति सोने चली गई। तुम हर बात बीच में छोड़कर चली जाती हो प्रकृति। कभी तो वो कह दो जो मैं सुनना चाहता हूँ। जब तुम्हें पहली बार देखा, देखते ही तुम्हें मैं खुद को हार बैठा था। तुम उस वक्त मेरी नहीं थी, पर आज तो तुम मेरी हो। तो मेरी कब बनोगी प्रकृति? मेरे बर्थडे पर तुमने मुझे सरप्राइज दिया था ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर ऐसा तोहफा दूंगा तुम सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगी, मिस प्रकृति सिंह। और गुस्से में कार्तिक ने सिगरेट जलाई और कमरे से बाहर चला गया। जितना मोह तुमने इस घर से, पापा से और मुझसे लगाया है ना प्रकृति, तुम नहीं जा पाओगी और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता, मेरे पापा, मुझे वापस दिलाया है। बस एक हफ्ते ही तो बचे हैं हमारी शादी को, 1 साल होने में। 2 दिनों बाद प्रकृति का जन्मदिन था और कार्तिक आज उसे उसकी जिंदगी का सबसे यादगार तोहफा देने वाला था। कार्तिक ने उसके लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी। उसके लिए ड्रेस भी खुद कार्तिक ने ही सिलेक्ट किया था। प्रकृति, मैंने तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लिया है, पर एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? क्या है कार्तिक सर? अचानक ही लाइट्स बंद हो गईं और लाइम लाइट में थे बस कार्तिक और प्रकृति। मेरी जिंदगी की पतवार तुमने कुछ यूं आकर संभाल ली, मुझे जीने की नई वजह दी। ये पतवार अब तू ही थामे रख, मेरी अंतिम सांस तक मेरा हाथ रहे तेरे हाथ में। तेरे बगैर हम कुछ नहीं हैं। मेरी हर एक सांस में बसी एक तू ही तू है प्रकृति। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू मिसेस सिंघानिया, लव यू सो मच। पता है मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी कविता नहीं थी, पर मेरा प्यार सच्चा है प्रकृति। कार्तिक की बातें सुन प्रकृति बिना कुछ कहे ही कार्तिक के गले लग गई। मुझे पता है ये कविता अच्छी नहीं है, पर मेरे लिए बहुत खास है। पापा ने बताया था आपको कविता पढ़ना ही पसंद नहीं था, तो आप लिखते भी कैसे? प्रकृति ने कार्तिक की आंखों में देखते ही देखते कहा, आई लव यू कार्तिक सर। नहीं, सिर्फ कार्तिक कहो। कार्तिक, आई लव यू। अब मैं आपको पूरी जिंदगी सिगरेट और शराब नहीं पीने दूंगी, समझे आप? अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो खुद का ही नुकसान कर लिया। कार्तिक के पेट में मुक्का मारते हुए प्रकृति बोली, कार्तिक आप भी ना। और सारा हॉल तालियों के शोर से गूंज उठा। अपने ख्यालों में गुम खिड़की के पास खड़ी प्रकृति को ये एहसास भी नहीं हुआ कि कमरे में कार्तिक उसके पीछे खड़ा है। कार्तिक, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बीबी को गले लगा रहा हूँ, उसे प्यार करना है मुझे। याद है मुझे, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पर अब तो वो बंदिश नहीं है मुझ पर। नहीं कार्तिक सर, कोई बंदिश नहीं है। कितनी अजीब बात है ना कार्तिक, जब हमारी शादी हुई थी तो मैं कितनी नफरत करती थी आपसे, और अब प्रकृति। पर अब नहीं कार्तिक सर, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा प्रकृति। पर एक बात पूछूं कार्तिक सर? एक बात नहीं, 10 बात पूछो। पर कार्तिक, कार्तिक सर नहीं। ठीक है, हाँ कार्तिक। इतना बोल प्रकृति ने शर्म से आंखें नीची कर लीं और इतने में कार्तिक ने उसके गालों पर अपना स्पर्श किया। तुम कुछ पूछने वाली थी ना प्रकृति, पर देखो तुम्हारा दिमाग और दिल एक जगह नहीं, जो भूल जाता है कि तुम्हें कुछ बोलना था मुझसे। कार्तिक आप भी ना, मेरा दिल और दिमाग एक ही जगह पर है, पर आपकी वजह से। क्या मेरी वजह से? प्रकृति बोलो। नहीं, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है। कार्तिक को खुद से दूर कर प्रकृति ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि कार्तिक ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो, हमारी शादी के बारे में। मैं तुम्हें आज सब बताता हूँ। प्रकृति के माथे को चूमते हुए कार्तिक ने कहा, बहुत सारा प्यार करता हूँ मैं अपनी प्रकृति तुमसे। जब से पहली बार देखा था तुम्हें, जब हम पहली बार टकराए थे रिसेप्शन के यहाँ, उसी वक्त तुम मेरे दिल में उतर गई थी। डैड की वसीयत में लिखा था कि मेरी शादी के बाद मेरी प्रॉपर्टी और ऑफिस सब मेरी बीबी का हो जाएगा।
और नताशा को मॉम ने पसंद किया था और उन्होंने पापा से शादी भी इस प्रॉपर्टी के लिए की थी, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए वो नताशा को लाई थी ताकि सारी प्रॉपर्टी नताशा के नाम हो जाए। और उसके बाद उनके ये बात मुझे शादी के दिन ही पता चली थी कि मेरी मॉम ने ऐसी साजिश की है। पर देखो ना, कितनी अच्छी बात हुई, मुझे उसी समय तुम मिल गई। और अगर मैं नहीं आती तो आप क्या करते? तुम चाहो या मैं चाहूँ, क्या ही होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कार्तिक, आप ना कभी शायरी या मिसाइलें मत कहना प्लीज। क्या यार प्रकृति, मैं उतना बुरा कहता हूँ? पहली मुलाकात में जितना बुरा तुमने मुझे कहा था उतना बुरा तो नहीं कहा ना मैंने। कार्तिक, आई एम सॉरी, मैंने आज तक जो भी कहा हो। कोई बात नहीं प्रकृति, एक दूसरे से मिलने की वजह कुछ भी हो सकती है जब तकदीर मिलाने के लिए तैयार बैठी हो। प्रकृति, मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ। और कार्तिक, मैं आपको प्यार देना चाहता हूँ, बहुत प्यार, लड्डू के इतना। प्रकृति, लड्डू नहीं यार, ना ना, मैं तो आपको लड्डू ही बुलाऊंगी। प्रकृति की बात सुन कार्तिक और उसे हंसते हुए देख प्रकृति भी हंसने लगी। प्रकृति कार्तिक के गले लगे ही सो गई। कार्तिक और प्रकृति का सौदेबाजी का रिश्ता कब इश्कबाजी में बदल गया, उन्हें खुद ही नहीं पता चला। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।